आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का चौथा और आखिरी लेक्चर। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बाद पावर और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने लोगों ने लिया है इसमें वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब वापस 9th क्लास में जाओ। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब जो वर्क डन है वही एनर्जी के इक्वल होगा, जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी निकलेगी। अब यहाँ वर्क कौन कर रहा है, अभी हम लोग देख के आए पोटेंशियल। फॉर्मूला याद है, V = W/Q। तो यहाँ वर्क कौन कर रहा है बेटा, पोटेंशियल वर्क कर रहा है। और पोटेंशियल किस लिए वर्क कर रहा है, करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए। बिल्कुल ठीक। आ जाओ तो फिर एक बार देख लेते हैं चीज क्या क्या बोलना चाह रहा है ये। मान लो जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पे लगी है बैटरी, या यहां लगी हुई एक बैटरी और इसमें से फ्लो हो रहा बच्चा एक करंट। ठीक, अब इस करंट को फ्लो कौन करा रहा है, ये बैटरी करा रही है, ये मेंटेन करने की कोशिश कर रही है उस करंट की वैल्यू को, और यही फ्लो करा रही है। तो यही ये जो वर्क कर रही है इस करंट को फ्लो कराने में, वही क्या से कह रहा है तुम्हारा बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई दिक्कत परेशानी? चलो डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो यहां से, वर्क डन बाय the source to maintain the value of current। किसमें, सर्किट में। तुमने कहा ठीक सर। अभी मैंने बोल दिया कि जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के। मतलब जितना काम करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो यहाँ से देखो V = क्या था बेटा, W/Q। तो यहाँ से W क्या हो गया बेटा, QV। सर कैपिटल क्यों लिया, बहुत सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं बेटा। छोटे चार्जेस के लिए बताया था स्मॉल Q और बड़े चार्ज के लिए कैपिटल Q। तो W = QV रख दिया। अब ध्यान से देखो एक और चीज, I = क्या था बेटा, Q/T। तो यहां से Q क्या हो गया बेटा, I × T। रख दे उठा के, तो रख दिया यहां से। तो यहां से Q = I × T और ये × V। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, V/I/T। क्वांटिटी स्केलर है क्योंकि ये भी स्केलर है। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, जूल होती है। ठीक, कमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट इंटू में आर। इसको भी पूरा लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे लेकिन एक टॉपिक के बाद। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पावर। सीधी सी डेफिनेशन है जो 9th में पढ़ी वही, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अब कौन वर्क कर रहा है, यहां पे सोर्स कर रहा है, तो यहां बाय दी सोर्स लिख दो। इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर।
यहाँ भी इलेक्ट्रिक लिख लो यार, लो। कोई दिक्कत परेशानी? वापस से रेट की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी रेट है? वर्क डन की। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? P इजिकल टू W बाय टी। तुमने कहा ठीक। यूनिट, वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल। टाइम की यूनिट तुमने कहा सेकंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वाट। वो वाली वाट नहीं, वाट लगी वाली, वाट लगी वाली, ये वाट। ठीक है। अगेन यूनिट की बात होगी, कुछ और यूनिट भी लिख सकता हूं क्या? कुछ और फॉर्मूला भी लिख सकता हूं इसके? चलो लिख लेते हैं। तो P इजिकल टू W की वैल्यू क्या है यहां से अपने पास? QV। तो Q इंटू V डिवाइडेड बाय T। यहां से मैंने W की वैल्यू रख दी, Q इंटू V। कहां से? V इजिकल टू W बाय Q से। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? भाई डर तो ना लग रहा? चलो ये क्या है बेटा? करंट। तो ये पावर क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला P इजिकल टू V I। अच्छा यूनिट और क्या लिख देंगे अब? यहां से देखो, वोल्ट, पोटेंशियल यूनिट वोल्ट इंटू एम्पियर भी लिख सकते हो। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट बात कहाँ लिखे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ। देखना बच्चा, अगर बात करूं, हम लोगों ने अभी पावर का फॉर्मूला देख लिया V इंटू में I। कोई दिक्कत? ठीक। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? VIT। अरे नहीं याद रहे तो मेरा नाम विकास तिवारी, बीच में करंट बैठा हुआ है, ठीक है? और इधर विकास। अब आई से तुम जो भी बोलना चाहो, इडियट छोड़ के कुछ भी बोल लेना, ठीक है? चलो, तो पावर इजिकल टू V इंटू आई। यहां से अगर मैं I की वैल्यू रखूं V इजिकल टू आई आर से, ओम भैया के लो से, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा? V बाय आर। रख दो तो यहां पे क्या हो जाएगा? V इंटू V बाय आर, जो कि क्या हो गया बेटा? V स्क्वायर बाय आर। एक फॉर्मूला ये बन गया। दोबारा देखो, अब यहीं से दोबारा P इजिकल टू V इंटू आई, और यहाँ पे करंट की वैल्यू रखी थी, अब काहे की रख दूँ? पोटेंशियल की। तो V इजिकल टू आई आर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर आर। लो भाई साहब, एक और फॉर्मूला बन गया। सर 10-10 फॉर्मूले क्यों लिखवा रहे हो भाई? तुम तो ये याद रखो, एनर्जी VIT, पावर VI। अब आगे देखना बेटा, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। P इजिकल टू V स्क्वायर बाय आर है, तो ध्यान से देखो बेटा, V किस में कांस्टेंट रहता है? V किस में कांस्टेंट रहता है भाई? पोटेंशियल किस में कांस्टेंट रहता है? पैरेलल में। तो वहां लगा लेना, ठीक। I किस में कांस्टेंट रहता है बेटा? सीरीज में। तो ये वाला वहां लगा लेना। सर इस वाले से नहीं निकलेगा क्या? निकल जाएगा, पर तुम खुद ही सोचो, जब तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पहले तो दोनों के लिए, अगर दो रेजिस्टेंस है तो दोनों के लिए करंट निकालोगे, फिर इन दोनों को इनटू करोगे, तब जाके आंसर निकलेगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों पे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पहले तो दो रेजिस्टेंस है तो दोनों के लिए पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को इनटू करके तब आंसर निकलेगा। लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो सीधे आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं। तो आओ न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चा क्या बोल रहा है अपने से। 2 lamps, one rated 60 watt at 220 volt and the other 40 watt at 220 volt
are connected in parallel to the electric supply at 220 volt. Calculate total current drawn from the electric supply. मैंने कहा ठीक। सॉल्यूशन भाई पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो पहली चीज दे रखी है अपने को P1 60 वोल्ट और उसका वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। P2 दे रखा है मेरे को कितना बेटा 40 वोल्ट। मैंने कहा ये भी ठीक और पोटेंशियल इसका 220 वोल्ट। अब बोल रहा है टोटल करंट निकालो। तो P1 की वजह से करंट मतलब पहले वाले की वजह से करंट जो होगा I1 निकालेंगे। तो बेटा एक तरफ ध्यान से देखो P इजिकल टू क्या था अभी हम देख के आए V इंटू आई और यहाँ से इसको भी रिवाइज कर ही लेते हैं VIT होता है और इसमें से T गायब कर दो तो क्या आ जाता है बेटा पावर। तो P इजिकल टू V इंटू आई और यहाँ से I इजिकल टू क्या हो गया बेटा P बाय V। P कितना दे रखा है 60 वोल्ट। V कितना दे रखा है बेटा 220। काटा पीटा मचा लो तो ये 3 और ये 11 3/11 एम्पियर। ठीक आगे चलते I2 क्या हो जाएगा P2 कितना 40 वोल्ट। मैंने कहा ठीक। वोल्टेज इसके लिए भी कितनी बेटा 220। मैंने कहा लो फिर काटा पीटा 2/11 एम्पियर। टोटल करंट कितना होगा बच्चा 3/11 प्लस 2/11 5/11 एम्पियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चा क्या दे रखा है ए बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट और पावर दे रखी है 40 वोल्ट। कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट और रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट। मैंने कहा ठीक बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखना बेटा करंट निकाल लोगे अब तो I इजिकल टू P बाय V P इजिकल टू VI से। ठीक है बच्चा यहां से देखो पावर कितनी बेटा पावर कितनी 40 और वोल्टेज 220। I की वैल्यू आ गई 2/11 एम्पियर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या। चलो आगे चलते। रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो R इजिकल टू कैसे निकाले R इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा V बाय I। V कितना है बेटा अरे V इजिकल टू आई R से भाई। V कितना अपना 220 वोल्ट। I 2/11 ये कहा जाएगा ऊपर और उल्टा हो जाएगा बच्चा 220 और 2/11 ऊपर भेज दो तो ये कितना आ गया बेटा 11 121 और 0। कोई दिक्कत परेशानी और कोई तरीके से निकाल सकते थे। मैंने कहा हाँ निकाल सकते थे P इजिकल टू V स्क्वायर बाय R से। तो R इजिकल टू V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर कितना है बेटा 220 उसका स्क्वायर करा और डिवाइडेड बाय पावर कितनी दे रखी है 40। काटा पीटा मचा दो ये 11 और ये 110 फिर वही 11 121 और यहाँ से मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है तो ओम। कोई दिक्कत परेशानी समस्या। अरे बहुत इजी क्वेश्चन थे ले लो स्क्रीनशॉट। आगे करते हैं फिर अगला सवाल देखते हैं बच्चा क्या दे रखा है। एक इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई एंड टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर और पावर पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है बता देंगे। तो यहां से देखना बेटा वोल्टेज कितनी दे रखी है वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और करंट
5 एम्पियर। तुमने कहा ठीक। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या है, VI। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 5, 10 11 वॉट। अच्छा, अगर इसको किलोवाट में निकालना हो तो, किलोवाट में निकालना हो तो बच्चा क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या आ गया बेटा, 1.1 किलो वाट। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक देखना बेटा, अब अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक बिल। घर का भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ से, ध्यान से देखना कि फॉर्मूला देख लो बस। एनर्जी किस में लेनी है अपने को, एनर्जी लेनी है हम लोगों को किलोवाट और आवर में। कोई दिक्कत, चलो। एन इनटू पावर लेना है हमें वॉट में, इनटू में टाइम डिवाइडेड बाय 1000। बस खत्म। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें क्या दे रखी है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, ठीक। उसके बाद पी क्या है, पावर ऑफ अप्लायंसेस। एक होगा तो ऐसे हटा देना, ठीक। टी इज इक्वल टू क्या है, रनिंग टाइम, मतलब जितनी देर तक वो चालू रहा। करें कैलकुलेट। देखो यहां से क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर इज कंज्यूम व्हेन अ 60 वॉट बल्ब बर्न्स फॉर 8 आवर अ डे फॉर 30 डेज। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल 3 रुपीज पर यूनिट। मैंने कहा ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या क्या दे रखा है यहां से, ध्यान से देखो बेटा। मेरे को पावर दे रखी है बल्ब की 60 वॉट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टाइम दे रखा है मेरे को 8 आवर, ठीक। और यूनिट कॉस्ट दे रखी है वो 3 रुपए, वो अपन बाद में यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां से देखो फॉर्मूला लगा लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एन कितना है, बल्ब एक ही है तो एक रख लिया भाई। फॉर्मूला यही लगा रहे अपन, एन इंटू पी इंटू टी डिवाइडेड बाय 1000। अरे कोई नई चीज नहीं है बच्चा। एनर्जी को हम लोग पावर इंटू टाइम भी लिख सकते हैं ना। कैसे, E इज इक्वल टू VIT होता है, ठीक है। VI यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, पावर। तो पावर इंटू टी लिख सकते हैं, आगे एन लगा दिया अपन ने। और किलोवाट में निकालने हैं तो किससे डिवाइड कर दो, 1000 से। बस इतनी सी चीज है। चलो आ जाओ। तो यहां से 1 हो गया एन की वैल्यू। आगे पावर कितनी है बेटा, पावर दे रखी है मेरे को 60 वोल्ट। मैंने कहा ठीक। टाइम दे रखा है मेरे को 8 आवर डिवाइडेड बाय 1000। ये तो कितने दिन के लिए आ गया, एक दिन के लिए। 30 दिन के लिए निकालना है तो किससे इंटू कर दो, 30 से। तो 1 से 1 काट दो, क्या आ गया बेटा, 100 इंटू में 3 और इंटू कर लो। यहां से ये हो गया 3 1 जा 3, 24 12 13 14, और ये 3 एकम 3 और ये 444 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से ये आ गया 44.4 किलोवाट और आवर। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करना है। तो ये जो आया है इसी को किससे इंटू कर दो बेटा, बस सीधे यूनिट से। और वो कितना आ जाएगा, यहां से रुपए, आंसर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
देखते हैं बच्चा। इसमें मेरे को क्या है, एक टेबल दे रखी है जिसमें एक साइड डिवाइस नेम, फिर नंबर्स मतलब कितनी है वो डिवाइस, फिर पावर और फिर यूजेस टाइम दे रखा है। पहला दे रखा है मेरे को रेफ्रिजरेटर, कितने रेफ्रिजरेटर, एक है, उसकी पावर 400 वॉट है और यूजेस टाइम 8 आवर पर डे। मैंने कहा ठीक। दूसरा दे रखा है बल्ब, बल्ब के कितने बल्ब है बेटा, 2, पावर 40 वॉट और टाइम 4 आवर पर डे। ट्यूबलाइट कितनी बेटा, 4 ट्यूबलाइट, पावर कितनी 60 वॉट और टाइम कितना है बेटा 4 आवर पर डे। लास्ट फिर नंबर कितने, 4, पावर कितनी 100 वॉट और यूजेस टाइम कितना 6 आवर पर डे। कोई दिक्कत? मेरे से पूछ रहा है टोटल एनर्जी बताओ 30 दिन में और इलेक्ट्रिक बिल बताओ और यूनिट कॉस्ट बताओ। अगर वो दे रखी है 3 रुपये, यूनिट कॉस्ट दे रखी है 3 रुपये, तो इलेक्ट्रिक बिल बताओ। मैंने कहा ठीक है बता देंगे भैया। आओ सबसे पहले वही मैंने क्या करा, ये रेफ्रिजरेटर को 1 दे दिया, बल्ब को 2, ट्यूबलाइट को 3 और फैन को दे दिया 4। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चलो एनर्जी का फॉर्मूला वही एन पी और टी डिवाइडेड बाय 1000। तुमने कहा ठीक सर। अब E1 निकालते हैं सबसे पहले। E1 की वैल्यू देखो बेटा क्या है, नंबर 1 एक ही रेफ्रिजरेटर है, उसकी पावर 400 वॉट है और उसका टाइम कितना है बेटा 8 आवर और डिवाइडेड बाय कितना है 1000। काटा पीटा मचा दिया। कोई दिक्कत? ये तो निकल गई। एक दिन की 30 दिन की निकालने के लिए इंटू 30, तो ये 1 0 से 1 0 कितना आ गया बच्चा? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? कितना आ जाएगा यहाँ से 96 किलो वाट पर आवर। चलो E2 निकालते हैं। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, N इंटू पी इंटू में T डिवाइडेड बाय 1000। अगेन N कितना है बेटा 2 रख दिया, P कितना है बेटा 40 वॉट रख दिया, टाइम कितना है बेटा 4 आवर रख दिया डिवाइडेड बाय 1000। ये तो कितने दिन का, एक दिन का। 30 दिन का निकालने के लिए किससे इंटू कर दूं 30 से, तो ये 1 से 1 2 1 से ये 1 कितना आ गया बेटा 16 32 96, तो 96 डिवाइडेड बाय 10 9.6 किलोवाट आवर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट E3 निकालते हैं बेटा। E3 क्या हो जाएगा, N कितना बेटा 4, P कितनी बेटा 60 वॉट, T कितना बेटा 4 डिवाइडेड बाय 1000। ये तो कितने दिन का निकला, एक दिन का। 30 दिन के लिए इंटू 30। चलो यहाँ से 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना हो गया बेटा 72 इंटू में 4 करके देख लेते हैं यार। तो यहाँ से आ गया 48 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 28.8 किलोवाट आवर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सही तो है भाई, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ से 4 इंटू 60 इंटू 4 40, हाँ सही है। E4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से नंबर कितने 4, पावर कितनी 100, फिर टाइम कितना 6 डिवाइडेड बाय 1000। ये कितने दिन का, एक दिन का। 30 दिन के लिए इंटू कितना आ गया बेटा 18।
72 किलोवाट आवर। कोई दिक्कत परेशानी? टोटल ई टोटल कितना आ जाएगा बेटा? सभी को जोड़ दो तो क्या है यहां से 96, 9.6 प्लस 28.8 और 72 कितना हो गया बेटा? यहां से 9, 6, 15, 16, 24, 26, 11, 2, 13 और 7, 20, 206.4 किलोवाट आवर। ये तो अपनी क्या आएगी? टोटल एनर्जी। क्या आएगी बच्चा? टोटल एनर्जी। तुमने कहा ठीक सर। अब आगे चले, बिल निकालना है तो टोटल एनर्जी को यूनिट से इनटू कर दे। यूनिट कॉस्ट कितनी है बेटा? 3 रुपए। तो 206.4 इंटू में 3 कितना आ गया बच्चा? 619.2 रुपीज आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। देखना बेटा अपना क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले ये समझते हैं ये हीट जनरेट क्यों होती है। अपने हाथ को आपस में यूं रगड़ोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगी? सर्दियों में हम करते हैं हीट जनरेट होगी बच्चा, होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है और फ्रिक्शन की वजह से वर्क हो रहा है और वर्क का कुछ पार्ट काय में कन्वर्ट हो गया बेटा? हीट एनर्जी में। ऐसे ही यहाँ पे जब एक वायर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस वायर के अंदर क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस। और ये एज ए फ्रिक्शन ही काम करता है, जैसे फ्रिक्शन मोशन में काम करता है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के मोशन में काम करता है। तो ये क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मैं तो आगे जाऊंगा क्योंकि मेरे को पोटेंशियल सपोर्ट कर रहा है। तो जब ये आगे निकलता है तो ये कुछ वर्क करता है, बैटरी कुछ वर्क कर रही है, वो उसी वर्क का कुछ पार्ट काय में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? काय में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। काय में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। यही हमारा क्या है बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दोबारा सुनो भाई, इलेक्ट्रॉन वायर में ट्रेवल कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है? रेजिस्टेंस। पर इलेक्ट्रॉन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ वर्क करते हुए। अब वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क का कुछ ना कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और वो कौन सी एनर्जी बेटा? हीट। अरे यार जैसे तुम भाग के आए तो थोड़ी देर में क्या होती है? बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम वर्क करके आए। वर्क करने से की वजह से थोड़ा बहुत पार्ट काय में कन्वर्ट हो गया बेटा? हीट में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं, जूल्स लो। अकॉर्डिंग टू जूल्स, भाई जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है बेटा? करंट के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब तुम जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे हीट भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो नेक्स्ट बोल रहा है कि तुम जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो कराओगे हीट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तुम करंट के फ्लो टाइम बढ़ाओगे तो हीट भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ से जो हीट का फॉर्मूला आ गया बेटा आई स्क्वायर आर टी। सर ये तो फिर एक नया फॉर्मूला आ गया। कोई नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखना बच्चा। एनर्जी क्या थी? मैंने बोला था एक फॉर्मूला याद रखो, वी आई टी। जब v की वैल्यू रखूंगा v इज इक्वल टू आई आर, तो I इंटू आई, ये आई आर रख दिया तो यहां से आई स्क्वायर आर टी लग रहा है, सेम टू सेम लग रहा है। और ई में अगर आई की वैल्यू रखूंगा तो बेटा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी।
और पावर की ऐसे ही, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। सब में से क्या गायब कर दूं बेटा, टी गायब कर दूं तो मेरे पास पावर आ जाएगी, तो आई स्क्वायर आर भी होती है और वी स्क्वायर बाय आर भी। सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो एक ही है, तो बेटा एक ही होगा, क्योंकि क्या है, दोनों एनर्जी ही तो है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलें आगे, सीधे न्यूमेरिकल देख लो। चलो आ जाओ। बोल रहा है 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूसेस एवरी सेकेंड इन 8 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। मैंने कहा ठीक। अब देख लो क्या क्या दे रखा है आपने को। ठीक, यहां सॉल्यूशन इसमें क्या क्या दे रखा है। मेरे को दे रखी है हीट कितनी है, 200 जूल। अच्छा, यूनिट लिख लेते हैं। ऑब्वियसली एनर्जी है तो यूनिट क्या रहने वाली है, एनर्जी, वर्क, सब क्या रहती है, यूनिट जूल ही रहती है। सबकी यूनिट एनर्जी, वर्क, हीट, इन सब की यूनिट क्या है बेटा, जूल। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? क्वांटिटी, वर्क स्केलर, एनर्जी भी स्केलर, तो हीट भी स्केलर क्वांटिटी। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। रेजिस्टेंस कितना दे रखा बच्चा, 8 ओम। तुमने कहा ठीक। अब फॉर्मूला लगा ले भाई। एक तरीका है कि डायरेक्टली निकाल लो और एक है कि कान यूं पकड़ के निकाल लो। तो पहले निकालते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है मेरे पास में, क्या पूछ रहा है मेरे से, पोटेंशियल पूछ रहा है। एक ही फॉर्मूला नजर आ रहा है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। क्या टाइम है, टाइम है एवरी सेकेंड। ठीक है, तो टाइम भी है, तो ये लगा लें। तो यहां से H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। वी स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 8। टाइम दे रखा है मेरे को एवरी सेकेंड तो 1, और एज कितना है बेटा, एज दे रखा है 200। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू में 200, जो कि क्या हो जाएगा बेटा 1600। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1600, और यहाँ से आ जाएगा 40 वोल्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलो इस तरीके से करते हैं। अब h इजिकल टू क्या होता है मेरा, आई स्क्वायर आर टी। ध्यान से देखना बेटा, h कितना दे रखा है मेरे को 200, आई स्क्वायर आर की वैल्यू दे रखी है 8 और ये दे रखा है 1। तो यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 200 बाय 8। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 200 डिवाइडेड बाय 8 का रूट। और v इजिकल टू क्या होता है बेटा आई आर। आई की वैल्यू 200 बाय इंटू आर को अंदर ले आऊं तो क्या हो जाएगा बेटा 64। मत लेके जाओ यार, लो मत ले जाओ, यहां से ये काट लो तो ये हो जाएगा, लो मत लेके जाओ, v इजिकल टू आई आर, और यहाँ से काटा पीटा मचा के ले लो 100 डिवाइडेड बाय 4। इसको बाहर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2 और यूनिट एम्पियर। आर की वैल्यू 8, कितना आ गया बेटा 40 वोल्ट आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर एप्लीकेशंस देखते हैं बेटा इसकी। देखना बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की। अरे बहुत सारी एप्लीकेशन है। प्रेस है घर में, वो भी क्या किस पर है बेटा डिपेंडेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे है कि नहीं है। पानी गर्म करने की रोड, जिसके घर में रोड नहीं है उसके घर में वो पानी गर्म करने के लिए गीज़र लगा हुआ है, वो भी किस पे काम करता है बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। और भी कई सारे एग्जाम्पल, टोस्टर हुआ, सैंडविच मेकर हुआ, मनमान चीज़ें। ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, ये कौन सा वाला बल्ब है, ये हमारे घर में जो एलईडीज लग रही है वो वाली नहीं, पुराने ज़माने में देखे वो पीले वाले बल्ब,
पीले वाले बल्ब है बेटा ये, ठीक, जो किस पे काम करते थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। कैसे काम करते थे, इसके अंदर क्या होता है बेटा, पहले देखो किस तरीके की बनावट होती है इसकी, सही बन रहा है, बन तो सही रहा है। ठीक, ये तुम्हारा होल्डर होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक वायर लगा होता है। ये वायर काहे का बना होता है बेटा, टंगस्टन का होता है। काहे का वायर होता है बेटा, टंगस्टन का, ठीक, कोई दिक्कत। ये यहाँ से हम सर्किट, चलो इसका कवर भी बना ही लेते हैं। ठीक है, ये काहे का बना होता है बच्चा, टंगस्टन का बना होता है। इसके अंदर गैस भरी होती है, आर्गन भी भर देते हैं या फिर नाइट्रोजन भी भर देते हैं, दोनों ही गैस क्यों भरते हैं ये भी बताएंगे। चलो ध्यान से देखते हैं बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ये एक टंगस्टन का बहुत पतला वायर स्प्रिंग फॉर्म में ऐसे 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 करके लगा देते हैं हम लोग। अब इससे क्या होता है भाई, ये टंगस्टन है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ बोलूँ रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो हीट भी, तो इसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जो टेम्परेचर रेज होने की वजह से ये क्या इमिट करने लगता है, लाइट इमिट करने लगता है। क्या इमिट करने लगता है बेटा, लाइट इमिट करने लगता है। तुमने कहा भाई साहब ठीक है, और बताओ इसके बारे में कुछ। इसके अंदर अब टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए कौन कौन सी गैस भरते हैं, आर्गन भी भर देते हैं और नाइट्रोजन भी भर देते हैं। तुमने कहा सर ठीक, और कुछ, मैंने कहा और कुछ, तो क्या सब बढ़िया। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात देखो बच्चा, ये वायर है ना, ध्यान से देखना, पुराना वाला बल्ब उठाना, अभी भी तुम्हें मिल जाएगा कहीं पे भी, वो बल्ब उठा के देखना। ये जो वायर होता है ना, एक तो क्या बहुत पतला होता है और स्प्रिंग के फॉर्म में होता है। काय की फॉर्म में होता है बच्चा, स्प्रिंग की फॉर्म में। अब ये स्प्रिंग की फॉर्म में क्यों है और इतना पतला क्यों बनाया हुआ है, ध्यान से सुनो। इसके लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, कहाँ, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे, R = ρl/A, मतलब जितना ज़्यादा लंबा होगा वायर उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल होगा, एरिया होगा, उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब वायर की मोटाई तो क्या होनी चाहिए बेटा, कम, और लेंथ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। बोले सर ये बात तो समझ में आएगी, पतला है इसलिए, पतला किस लिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इसको स्प्रिंग क्यों बनाया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं वायर को सीधा रखता तो बल्ब क्या इतना बड़ा बनाता, नहीं ना, तो मेरे को क्या रखना था, बल्ब को छोटा रखना था, तो मैंने उसको क्या करा बेटा, स्प्रिंग फॉर्म में ऐसे ऐसे करके, वो क्या हुआ बेटा, कम जगह में आ गया। क्या हुआ, कम जगह में आ गया। इसीलिए इसको किस फॉर्म में रखते हैं बेटा, स्प्रिंग फॉर्म में रखते हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलो, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये क्या है बच्चा, सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। तुमने कहा ठीक से, सेफ्टी डिवाइस है। कैसे, किस तरीके की होती है, आजकल तो वो प्लास्टिक वाली आ गई, पहले ये इस तरीके से लोहे की हुआ करती थी, यहाँ सॉकेट थे, इनको फिट कर देते थे। इसमें क्या होता था बेटा, एक वायर बंधा होता था, इस तरीके से एक वायर बंधा होता था। अच्छा, ये यूज़ क्यों आती है पहले तो ये समझो। पहले, आजकल तो एमसीबी वगैरह हो गई, क्या होता है बेटा, बंद हो जाती है। अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट वगैरह या एक्सिस में करंट आता है तो वो एमसीबी डाउन हो जाती है, अपन थोड़ी देर बाद चेक करके उसको वापस ऊपर कर देते हैं।
पहले क्या था, ऐसा नहीं था, पहले वोल्टेज अप एंड डाउन होता रहता था, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो करंट भी अप एंड डाउन होता रहता था। इस वजह से क्या होता था, बहुत सारे अप्लायंसेस फूक जाते थे, बहुत सारे अप्लायंसेस फूक जाते थे, तो लोग बाग लठ वगैरह लेके बिजली विभाग पहुंच जाते थे। तो फिर बाद में इसका तोड़ ये निकाला इलेक्ट्रिक फ्यूज। अच्छा, ये डिवाइस है क्या, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें ऐसे एक वायर कनेक्टेड होता है, ये सॉकेट है, ये उसमें फिट हो जाता है। गांव वगैरह जाओगे ना तो वहाँ देखने को मिल जाएगा, छोटे वाले तो घर में भी देखने को मिल जाएंगे आपको, प्लास्टिक के बहुत सारे घरों में अभी भी जहाँ एमसीबी नहीं लगी है, और ये बड़े वाले शायद आपको अब बस गांव वगैरह के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऐसे वायर होता है, वो ऐसे कील पे टाइटली बंधा होता है। ये वायर काय का होता है बेटा, काय का बना होता है, लेड और टिन का। काय का बना होता है बेटा, लेड का और टिन का, जिसमें लेड कितना परसेंट होता है, 37% होता है, और टिन कितना होता है बेटा, बाकी का 63%। तुमने कहा ठीक सर, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, ठीक, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या बेटा, ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये पिघल जाए, तो वो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, काफ़ी कम होता है, और रेजिस्टेंस हाई होता है। सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस हाई होता है, इन दोनों चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, अब ध्यान से देखना बच्चा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान से देखो। जैसे ये एक सर्किट है, इस सर्किट में मान लो एक्सिस में करंट आया और कहीं से ये वायर उस एक्सिस करंट की वजह से पिघल गया, तो क्या इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा, ये अपने अप्लायंसेस है, मतलब रेजिस्टेंस है, क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, तुमने बोला नहीं सर। इसका मतलब ये क्या हुआ, बच गया। ये फ्यूज भी इसी तरीके से काम करता है, ये फ्यूज भी बेटा इसी तरीके से काम करता है। ये मान लो यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, ये वायर है फ्यूज का, इसी में से होके जाना पड़ेगा करंट को, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लगाते हैं जिससे समझ में ज़्यादा ढंग से आएगा। ये फ्यूज़ वायर ले, ये रहा, ये अंदर ये फ्यूज़ वायर है, ये अपना फ्यूज़ है, मान के चलो। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही एक्सिस में करंट आता है, एक्सिस में करंट आता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होगा बेटा, इसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होगा, ये इसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और अगर हीट ज़्यादा जनरेट होगी, अगर हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो ये क्या करेगा बेटा, इसको पिघला देगा, और वो क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को बेटा ब्रेक कर देगा। इसकी वजह से इस तक करंट नहीं पहुंचेगा और ये अप्लायंस सेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सेफ हो जाएगा। तो यही यूज़ है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज का। नेक्स्ट देखेंगे, अगले जो लेक्चर में हम देखेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो पहले तो जाकर सभी लोग सारे वीडियोस देख लो, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए न्यूमेरिकल करने में, और उसके बाद हम लोग जो आपके डाउट वगैरह होंगे वो मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें सोल्व हो जाएंगे। पर बेटा ऐसे ही मुंह उठा के मत बैठ जाना, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल आपको ही करने पड़ेंगे। यहाँ पर तब बैठोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक बच्चा, ठीक है, आज के लिए बहुत है, बाकी कल देखते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट।